हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है जूलॉजी। जूलॉजी के सेशन के ऊपर जूलॉजी के पीवाईक्यू को आज हम लोग करेंगे। इससे पहले तो हम लोग कर चुके हैं बॉटनी का पीवाईक्यू। इससे पहले हम लोग क्या कर चुके हैं, बॉटनी का 3 सेशन कर चुके हैं। लगभग बोल सकते हो कि 7 चैप्टर हम लोग उसमें कवर किए हैं। आज हम लोग 2 से 3 चैप्टर को कवर कर रहे होंगे। और ये जो हमारा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है वो बेसिकली हमारा नीट में रेपिटेटिव है और सारे पीएमटी में रेपिटेटिव होते हैं। तो इसको हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। अगर आप लोग को ये चैप्टर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस लेक्चर को देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन हमारा आता है नीट में या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में। और अगर पढ़े हो तो आपको तो पता चल जाएगा कि इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है, ये आपको रिवीजन करने में मदद कर देगा। ठीक है, तो हम लोग आज नीट का पीवाईक्यू करते हैं। बेसिकली रेफरेंस पॉइंट किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का अगर मेडिकल का हो तो नीट का ही दिया जाता है। नीट का पीवाईक्यू का रेफरेंस लिया जाता है, उसी टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग ले रहे हैं वो है न्यूरल कंट्रोल, जो जूलॉजी से है, क्लास 11th पोर्शन से। तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो बोला है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइनेप्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइनेप्स क्या होता है। साइनेप्स क्या है, एक तरह से इन्फॉर्मेशन को पास कराता है ना। साइनेप्स आप लोग ने देखा होगा कि 2 न्यूरॉन्स के बीच में साइनेप्स होता है जो 2 न्यूरॉन्स की इन्फॉर्मेशन को पास कराता है। तो अगर बोला है पहला ऑप्शन की सिलेक्ट इनकरेक्ट बोला है तो कहीं ना कहीं 3 इसमें सही होगा, एक हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो बोला है कि इम्पल्स ट्रांसमिशन एक्रॉस ए केमिकल साइनेप्स। इम्पल्स ट्रांसमिशन जो होता है केमिकल साइनेप्स इज हमेशा फास्टर होता है एक्रॉस इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल साइनेप्स का बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स का फास्टर होता है, केमिकल साइनेप्स का कैसा होता है, स्लो होता है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स का फास्ट होता है। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है वो केमिकल साइनेप्स का स्लो होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स से। तो ये आप नोट डाउन कर लो, ये आपका ऑप्शन सही हो गया इसके लिए। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन तो सही ही होगा, पर इस ऑप्शन के लिए ये राइट आंसर है। द मेम्ब्रेन ऑफ प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स इज क्लोज प्रोक्सिमिटी इन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। देखो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में जो हमारा जो मेम्ब्रेन होता है इसके बीच का जो ये क्लिप्ट होता है, ये जो दूरी होता है, ये अगर हम इलेक्ट्रिकल साइनेप्स का बात करते हैं तो उसमें ये कम होता है। मतलब प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक के बीच का जो दूरी होता है वो कम होता है। इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू अदर अक्रॉस इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है वो बोल सकते हो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में अदर अक्रॉस वो क्या है, डायरेक्टली फ्लो करता है। अगर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स का बात करते हैं उसके बीच में किसी भी तरह का बोल सकते हो कि ज़्यादा बैरियर नहीं होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के केस में। केमिकल में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू करता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। अब केमिकल साइनेप्स में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू करता है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन करेक्ट था, पर इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर सही है क्योंकि ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग से पूछा है, ईयर से क्वेश्चन है हमारा। देखो ऑप्शन ये कट तो गया है पर आप लोग पढ़ सकते हो क्योंकि सेक्शन बी में हो सकता है, आ सकता है मे बी चांस है आने का। तो ये पीवाईक्यू में आया तो इसको कवर कर लो। ऑर्गन ऑफ कॉटी का बात करते हैं तो कहीं ना कहीं देखो ये लोकेशन दिया हुआ है कॉलम 2 में और कॉलम 1 में क्या है, पार्ट दिया हुआ है। तो जब हम ऑर्गन ऑफ कोटाई का बात करते हैं तो ये लोकेटेड होता है कहाँ पे, बैसिलर मेम्ब्रेन में। कहाँ पे लोकेटेड होता है, बैसिलर मेम्ब्रेन में। तो ए का यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया। अगर हम कॉक्लिया का बात करते हैं, जो हमारा कॉक्लिया होता है, ए का 4 ये आंसर हो गया। तो जब हम कॉक्लिया का बात करते हैं, कोइल्ड पार्ट होता है। कॉक्लिया कैसा पार्ट होता है, कोइल्ड पार्ट होता है ऑफ द लेवरियंस। तो ये इसका बी हो गया। स्टेशन ट्यूब का जब हम बात करते हैं तो ये मिडिल ईयर और फेरिंग्स को कनेक्ट करता है। एज इट इज़ याद रख लेना। स्टेपिस है ना, 3 बोन्स होता है ना, मिस मेलस इनकस स्टेपिस। तो स्टेपिस सबसे छोटा होता है, याद रखना है। अब देखो ये जो स्टेपिस होता है ना, ये जो स्टेपिस होता है अगर हम इसका बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, अटैच टू द ओवल विंडो। ये क्या होता है, अटैच टू द ओवल विंडो ऑफ कॉक्लिया। तो ये मिडिल ईयर आपको पता होना चाहिए। मिडिल ईयर के पास क्या होता है, ऑसिकल होते हैं, कंटेन ऑसिकल, जिसको हम लोग स्टेपिस बोलते हैं। मिडिल ईयर के पास ऑसिकल्स होता है जिसको हम लोग स्टेपिस बोलते हैं, जो ओवल विंडो कॉक्लिया के ओवल विंडो से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा है कि मैच द फॉलोइंग कॉलम सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम रोड और कोन्स का बात करते हैं, ठीक है, रोड और कोन्स का बात करते हैं तो ये 2 तरह का फोटो रिसेप्टर सेल्स होता है। ठीक है, कैसा सेल होता है, फोटो रिसेप्टर सेल होता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये सेल में क्या होता है, लाइट सेंसिटिव पिगमेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं फोटो पिगमेंट। जो लाइट सेंसिटिव पिगमेंट होता है उसको हम, उस पिगमेंट को क्या बोलते हैं, फोटो पिगमेंट बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया फोटो रिसेप्टर सेल। अब देखो ब्लाइंड स्पॉट का बात करते हैं। जब हम ब्लाइंड स्पॉट का बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि देखो जो ब्लाइंड स्पॉट होता है ना, जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वो ऐसा रीजन होता है जहाँ पे फोटो पिगमेंट मतलब फोटो रिसेप्टर सेल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं फोटो रिसेप्टर सेल एब्सेंस कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये बी हो गया। अब देखो फोविया क्या है, फोविया एक तरह का रीजन है ना। फोविया एक तरह का रीजन है, एक तरह का सेंट्रल पीट बोल सकते हो।
ठीक है, जहाँ पे कौन सेल डेंसली पैक्ड होता है, जहाँ पे क्या होता है, कौन सेल हमारा क्या होता है, डेंसली पैक्ड होता है। या फिर इसके बारे में और याद जानना चाहते हो तो एक पोस्टीरियल पोल आई का बोल सकते हो, पोस्टीरियल पोल ऑफ आई, जहाँ पे बोल सकते हो कि लेटरल टू ब्लाइंड स्पॉट, मान लो ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पे है तो लेटरल टू ब्लाइंड स्पॉट बोला है, तो यहाँ पे क्या होता है, येलोइश पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मैकुला लुटिया। यहाँ पे एक येलोइश पिगमेंट होता है जिसको हम मैकुला लुटिया बोलते हैं। उसके सेंट्रल पिट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोविया सेंट्रलिस। तो ये खैर फोविया आप लोग याद रखना। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये यहाँ पे कौन सेल क्या होता है, डेंसली पैक्ड होता है, याद रखना फोविया के पास। अब इरिस क्या है, इस इरिस के बारे में जब हम बात करते हैं तो इरिस हमारा क्या है, एक तरह से आपको पता होना चाहिए, इरिस एक सिलियरली बॉडी होता है। क्या होता है, इरिस एक सिलियरली बॉडी होता है, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे पिगमेंटेड, मान लो ओपेक स्ट्रक्चर है, इसको हम ओपेक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, इरिस को क्या बोलते हैं, ओपेक स्ट्रक्चर बोलते हैं। जहाँ पे क्या बोल सकते हो कि कलर विजिबल होता है, जहाँ पे क्या होता है, विजिबल कलर पोर्शन ऑफ द आई। तो ये हो गया आपका, तो ऑप्शन क्या सही हो गया, ऑप्शन आपका सही हो गया 4 नंबर, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बोला है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन। तो जब हम थर्मो रेगुलेशन का बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस, बहुत ईजी क्वेश्चन है। या हाइपोथैलेमस जो होता है वो थर्मो रेगुलेटरी, कैसा होता है, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है हमारे ब्रेन का, सेंटर होता है ब्रेन का। डैट मीन्स कि ये बोल सकते हो कि वो सारे कंट्रोल करता है, जैसे कि हो गया बॉडी टेम्परेचर, उसके बाद आपका हो गया अर्ज, किस चीज़ का अर्ज, ईटिंग का, ड्रिंकिंग का, ठीक है। तो आप इसको कर लो। अब देखो नेक्स्ट हमारा होता है, देखो जो एक्स्ट्रा बताते जा रहे हैं ना, उसको एक्स्ट्रा बताने सुनने के लिए नहीं, सिर्फ लिखने के लिए बोल रहे हैं, नोट डाउन करते चल जाओ, क्योंकि बार बार क्वेश्चन यही सारे टॉपिक से रिपीट होंगे। जो एक्स्ट्रा बता रहे हैं वो सारा स्टेटमेंट वाइज में आ सकता है, ठीक है। अब बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कहीं ना कहीं एक हमारा 3 इनकरेक्ट होगा, एक करेक्ट होगा। तो अब यहाँ पे समझना ध्यान से। तो बोला है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, तो कॉर्निया इज एक्सटर्नल ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटेक्टिव प्रोटीनियस कवरिंग फॉर आई बॉल। कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू जिसको इलास्टिन कैन रिपेयर इटसेल्फ। कॉर्निया is convex transparent layer which is highly vascularized. Cornea consists of dense matrix is most sensitive portion of the eye. तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि कॉर्निया क्या होता है, डेंस मैट्रिक्स होता है, डेंस मैट्रिक्स होता है। ये एनसीईआरटी का लाइन है। खैर ये तीनों आप बोल सकते हो कि फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये लाइन दिया हुआ है, कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन एंड एपिथेलियम, इट इज़ ए मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई। ये सही है। अगर हम ये तीनों ऑप्शन का बात करते हैं, कॉर्निया एक एक्सटर्नल ट्रांसपेरेंट, ये एक्सटर्नल बोला है तो गलत हो गया, एंड प्रोटेक्टिव प्रोटीनियस कवरिंग ऑफ आई बॉल। कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव, ये गलत है, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू नहीं, डेंस मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इलास्टिन यहाँ पे मैट्रिक्स क्या होता है, कोलेजन होता है। अब देखो कॉर्निया कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट है, ये भी गलत हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन सही है। निसिल बॉडी आर मेनली कंपोज ऑफ, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है कि जो निसिल बॉडी होता है वो हमारा फ्री राइबोसोम्स और आरईआर का होता है। तो निसिल बॉडीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो बोल सकते हो कि निसिल बॉडीज़ या निसिल ग्रेन्यूल्स, निसिल बॉडीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, निसिल ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं। वो क्या होते हैं, राइबोसोम से एसोसिएटेड होते हैं। वो किससे एसोसिएटेड होते हैं, राइबोसोम से एसोसिएटेड होते हैं विथ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और रीजन इनकरेक्टली पेयर्ड विथ इट्स फंक्शन। तो अगर हम बात करते हैं कि इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर और रीजन है जो इनकरेक्टली पेयर है विथ इट्स फंक्शन, तो देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या बोला है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, इनकरेक्टली बोला है ना, तो यहाँ पे 3 करेक्ट होगा। इसका मतलब इनकरेक्टली बोला है तो मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल रिस्पिरेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस। आपको पता होना चाहिए कि एमओ जो होता है वो कंट्रोल करता है रिस्पिरेशन को, ठीक है, रिस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। पता होना चाहिए कि एमओ में जब चोट लगता है तो सबसे पहले पर्सन रिस्पिरेशन मतलब एक तरह से सांस लेने में उसको प्रॉब्लम होने लगता है। एंड कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, जितने भी कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस होते हैं वो सारे मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम इसको टिक करके लिख लेना। अब उसका देखो लिम्बिक सिस्टम के बारे में। तो लिम्बिक सिस्टम में क्या होता है ना, इसको याद रखना है हेड ऑफ हिप्पो से, हेड से याद रखना है। हेड मीन्स क्या होता है, हिप्पोकैम्पस। A4 होता है एमिगडेला, ठीक है। T4 होता है थैलेमस, ठीक है। और हेड ऑफ हिप्पो H4 होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब देखो हाइपोथैलेमस होता है, फिर उसके बाद आपका होता है एक और बेसल गैंग्लिया होता है जिसको आप छोड़ भी सकते हो, और फिर आपका होता है सिंगुलेट गायरस। तो बेसल गैंग्लिया और सिंगुलेट गायरस को छोड़ सकते हो, याद रखना हिप्पोकैम्पस, एमिगडेला, उसके बाद थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये 4 इंपॉर्टेंट नेम है जो लिम्बिक सिस्टम के अंदर आता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट जो है हाइपोथैलेमस प्रोडक्शन।
हाइपोथैलेमस प्रोडक्शन। तो आपको ये बात पता चल गया होगा कि ये ऑप्शन इसके लिए सही है, पर ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये सही होगा। रियल में सही ये तीनों हैं। ये गलत इसलिए क्योंकि लिम्बिक सिस्टम में फाइबर ट्रैक्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो किसी और में था, ठीक है। फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट वो किसी और में था। अगर हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस, तो ये प्रोडक्शन करता है रिलीजिंग हार्मोन एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, हंगर एंड थ्रस्ट। ऊपर बात कर चुके हैं इसके ऊपर, ठीक है, कि ये क्या है, हाइपोथैलेमस क्या है, रिलीजिंग हार्मोन और रेगुलेट कराता है किसको, टेम्परेचर को, हंगर को, थ्रस्ट को। कॉर्पस कैलोसम का बात करते हैं तो ये बैंड होता है फाइबर का, जो कनेक्ट करता है लेफ्ट और राइट सेरेबल हेमिस्फीयर को, जो क्या है बोल सकते हो, लेफ्ट और राइट सेरेबल हेमिस्फीयर को क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो अब हमारा कॉर्पस कैलोसम के बारे में भी बात पता चल गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंस लेंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या आई से पूछा है, ट्रांसपेरेंट लेंस इन ह्यूमन आई इज हेल्ड इन प्लेस बाय। आपको पता होना चाहिए कि ये सस्पेंसरी लिगामेंट, एक सस्पेंसरी लिगामेंट जो होता है सिलरली बॉडी का, किसका, सिलरली बॉडी का लिगामेंट से अटैच होता है। तो ये आपका क्या हो गया, 8 का 1 हो गया कि सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ सिलरली बॉडी से हमारा अटैच होता है ये ट्रांसपेरेंट लेंस, ठीक है, ट्रांसपेरेंट लेंस, और ये होल्ड करने में मदद करता है। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट है जो आपका बोल सकते हो कि न्यूरल केमिकल से जो हमारा क्वेश्चन आता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट, देखो अब हम लोग करने वाले हैं केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन यहाँ से। तो केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, जो हम लोग न्यूरल कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इफेक्ट ऑफ पैराथ्रोइड हार्मोन। इसमें से कौन सा पैराथ्रोइड हार्मोन का इफेक्ट नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिसॉर्प्शन। तो कहीं ना कहीं आपका क्या, स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन्स रिसॉर्प्शन, तो ये आपका क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है, ये आपका सही हो गया। ये प्रोसेस एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब देखो डिक्रीज द कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ये गलत हो गया क्योंकि इंक्रीज कराता है कैल्शियम लेवल इन ब्लड। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रेनल टिब्यूल, ये सही ऑप्शन है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि रेनल टिब्यूल से भी रीअब्जॉर्प्शन करता है कैल्शियम का। डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, ये गलत हो गया क्योंकि ये इंक्रीज कराता है कैल्शियम, मतलब उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन बोल सकते हो कि डाइजेस्टेड फूड से वो इंक्रीज कराता है। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये बोल सकते हो कि इसका पैराथ्रोइड हार्मोन का इसमें काम नहीं होता है क्योंकि इंसुलिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए की हार्मोन है। की हार्मोन क्या है, इंसुलिन है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी डी। खैर देखो कितना घुमाने वाला है। एप्रोप्रिएट आंसर बोला है किसके रिस्पेक्ट में, नॉट के रिस्पेक्ट में। कौन सा पैराथ्रोइड हार्मोन का काम नहीं है। इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन जो होता है, जो स्टिमुलेट करता है आरबीसी फॉर्मेशन, इट्स प्रोड्यूस बाय, वो किससे प्रोड्यूस होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जक्स्टा ग्लोमुलर सेल ऑफ किडनी से ये प्रोड्यूस होता है। और कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। ये क्या है, एक पेप्टाइड हार्मोन है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेथ्रोपोइटिन, जिसको क्या बोलते हैं, इरेथ्रोपोइटिन शब्द पे ध्यान देना, जो स्टिमुलेट करता है आरबीसी के फॉर्मेशन में, जिसको हम बोलते हैं इरेथ्रोपोइसिस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर यूरिन इंडक्टिव ऑफ डायबिटीज मेलिटियस, ठीक है, डायबिटीज मेलिटिस। उससे पहले देखो कुछ बात और इसमें ऐड कर लेना। देखो आपको पता होना चाहिए कहीं ना कहीं जो सेल्स होते हैं ना, एडिनो हाइपो, कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं, अगर इग्नोर करना तो कर सकते हो। एडिनो हाइपोथेसिस पर इंपॉर्टेंट है सिंथेसिस हार्मोन, एडिनो हाइपोथेसिस और पोस्टीरियर हाइपोथेसिस होता है ना, तो उसी तरह से एडिनो हाइपोथेसिस हार्मोन जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से निकलता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे एक अल्फा सेल होता है, अल्फा सेल होता है कहाँ का, पैनक्रियाज का, कहाँ का, पैनक्रियाज का। वो क्या करता है, देखो यहाँ पे क्या बोला है कि इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन स्टिमुलेट आरबीसी फॉर्मेशन, तो इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पर ये देखो द सेल्स ऑफ रोस्टल एडिनो हाइपोथेसिस, ये इसलिए गलत होगा ना क्योंकि जो सेल्स होते हैं ना लोस्ट्रल एडिनो हाइपोथेसिस के, वो हमारे सिंथेसिस हार्मोन किसका होता है, ये होता है एंटीरियर लोब, किसका, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी सेल्स। तो ये तो गलत हो गया। सेल्स ऑफ बोन मैरो, तो आपको पता होना चाहिए जो अल्फा सेल्स होता है, अगर हम अल्फा सेल्स का बात करते हैं, ठीक है, तो अल्फा सेल्स जो हमारा होता है पेनक्रियाज का, वो ग्लूकागोन सिंथेसिस करता है। वो क्या सिंथेसिस करता है, ग्लूकागोन हार्मोन। और हमारा इसीलिए ये भी अल्फा सेल्स का पेनक्रियाज का ये ग्लूकागोन सीक्रेट करता है, तो इससे तो कोई लेना देना है नहीं। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या बोला है, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन बोला है कि जो बोन मैरो होता है ना, सेल्स ऑफ बोन मैरो, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन किस चीज़ के लिए, आरबीसी के लिए, डब्ल्यूबीसी के लिए और प्लेटलेट्स के लिए, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं जो इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है वो आरबीसी स्टिमुलेट करता है, आरबीसी फॉर्मेशन, वो किडनी के जक्स्टामेडुलर सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो एक्सप्लेन करना मेरा काम है, चारों ऑप्शन आपको फोकस करके चारों ऑप्शन पर ध्यान देना है। कहीं ना कहीं जो डेटा बता रहे एक्स्ट्रा उसको नोट डाउन करो, तो फिर जब आप
क्वेश्चन आपका बनेगा तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा था उस वक्त। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ विच फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलिटियस। सबसे इजी क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि आपका कीटोन बॉडीज और ग्लाइकोसूरिया जिसको कंडीशन बोलते हैं वो हमारा क्या है, डायबिटीज मेलिटियस का काम होता है। डायबिटीज मेलिटियस क्या बोल सकते हो, एक डिसऑर्डर है, कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें बेसिकली लॉस ऑफ ग्लूकोज होता है जब यूरिन पास होता है, तो मतलब यूरिन से ग्लूकोज निकलता है और ग्लूकोज का बोल सकते हो ग्लूकोज थ्रू यूरिन, जिसका नाम हम दे देते हैं ग्लूकोसूरिया। ठीक है, ग्लूकोसूरिया मतलब यूरिन में ग्लूकोज पाया जाना। अब उसके बाद क्या बोल सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल, एक क्या है, एक कीटोन बॉडी का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम इसको कीटोन यूरिया भी बोलते हैं, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हो गया। अब देखो नेक्स्ट हमारा है मैच करना है, मैच द फॉलोइंग कॉलम सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये डिजीज से है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, उस पिट्यूटरी ग्लैंड अगर हम बात करते हैं, देखो ग्रेव डिजीज का बात करते हैं। ठीक है, ग्रेव डिजीज का बात करते हैं। जो हमारा ग्रेव डिजीज होता है ना, जो हमारा ग्रेव डिजीज होता है, ठीक है, जो ग्रेव डिजीज होता है वो एक्सेस सिक्रेशन ऑफ थॉयराइड हार्मोन, और वो भी क्या T3 या T4 और T4 के एक्सेस सिक्रेशन के कारण क्या होता है, हमारा ग्रेव डिजीज होता है। तो ये क्या हो गया, बी हो गया। अब देखो अगर हम बात करते हैं डायबिटीज़ मेलिटियस के बारे में, तो डायबिटीज़ मेलिटियस में आखिर होता क्या है ना, कि ये होता है हमारा हाइपोसिक्रेशन। डायबिटीज़ मेलिटियस का अगर हम बात करते हैं तो हाइपोसिक्रेशन किसका, इंसुलिन का। ठीक है, इंसुलिन का वो भी कौन सा सेल्स से आपको पता है, बीटा सेल्स, जो पेनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स होता है, उससे इंसुलिन का हाइपोसिक्रेशन के कारण हमारा डायबिटीज़ मेलिटियस होता है। तो ये क्या हो गया, डी हो गया। तो यहाँ बी हो गया, डी हो गया। अब देखो डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है, ये बोल सकते हो आप हाइपर रिलीज ऑफ एडीएच फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मतलब कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हाइपर सिक्रेशन होने के कारण, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हाइपर सिक्रेशन किससे, एडीएच, जिसको हम वैसोप्रेशन बोलते हैं, एंटी डायबिटिक हार्मोन का जब हाइपर सिक्रेशन होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, तो ये क्या होता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाता है। ठीक है, डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाता है। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, ए हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि एडिशन डिजीज़। ठीक है, तो एडिशन डिजीज़ में क्या होता है, ये हाइपर सिक्रेशन के कारण होता है, जो एड्रेनल कॉर्टेक्स से मतलब एड्रेनल ग्लैंड से जो निकलता है हार्मोन, हाइपर सिक्रेशन इज ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन हार्मोन जो एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलता है, मतलब एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है। तो आपका इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ये 4 का ऑप्शन सही हो गया, ए का 4 हो गया। ठीक है, आप इसको मैच कर लेना, ए का 4 हो गया, फिर उसके बाद बी का 3 हो गया, सी का 1 हो गया, 2 का 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट कोई अच्छा क्वेश्चन था ऊपर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प टू प्रिवेंशन ऑफ डायरोसिस। तो यहाँ से बोला है कि डायरोसिस प्रोसेस, ऐसा कौन सा प्रोसेस है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ डायरोसिस से हम कैसे बच सकते हैं, ऐसा 4 ऑप्शन में कौन सा अपनाएं। 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और अब यहाँ पे देखना, सबसे पहले समझो कि जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है वो सिक्रेट करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जैसे कि हमारा हो गया एल्डोस्टेरोन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन का काम क्या करता है ना, ये रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, किसका, सोडियम का और वाटर का। इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर किससे, रेनल टिब्यूल से, ताकि क्या हो सके, डायरोसिस रुक सके। मैंने क्या बताया, एड्रेनल कॉर्टेक्स से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होता है, सीक्रेट होता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में क्या क्या आते हैं, जैसे कि हमारा हो गया एल्डोस्टेरोन, जो क्या करेगा, इंक्रीज कराएगा किसका, सोडियम का, और किसका कराएगा, सोडियम का और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन किससे, रेनल टिब्यूल से, ताकि डायरोसिस क्या हो, डायरोसिस मतलब क्या होता है, वाटर का मतलब क्या बोल सकते हैं, यूरिन का ज़्यादा डायरोसिस हो जाना, मीन्स ज़्यादा डाइल्यूट हो जाना। तो अब हमको यहाँ पे पहला ऑप्शन दिख रहा है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम वाटर फ्रॉम रेनल टिब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। एटियल न्यूट्रिटिक फैक्टर तो वैसोकंस्ट्रिक्शन है, इसका कोई काम नहीं है। डिक्रीज ऑफ इंसिक्रेशन ऑफ रेनिन बाय जेजी सेल का कोई काम यहाँ नहीं है। मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अनसिक्रेशन, तो ये गलत ऑप्शन आपका हो गया। अब देखो नेक्स्ट हमारा बोला है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट का क्वेश्चन देखने वाले हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले बोला है ग्लूकागोन इज एसोसिएटेड विथ हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकागोन जो एसोसिएटेड होता है वो हाइपरग्लाइसीमिया से होता है, ये गलत हो गया। ठीक है, इंसुलिन एक्ट ऑन पैनक्रेटिक सेल्स एडिपोसाइट्स, गलत हो गया, क्योंकि इंसुलिन जो एक्ट करता है वो हेपेटोसाइट्स के ऊपर करता है, मतलब लीवर सेल के ऊपर करता है, तो ये गलत हो गया। इंसुलिन एसोसिएटेड विथ हाइपरग्लाइसीमिया, तो जो इंसुलिन होता है वो कहीं ना कहीं हमारा
हाइपोग्लाइसीमिया के साथ एसोसिएटेड होता है। किसके साथ? यहाँ हाइपर नहीं होगा, हाइपो होगा, इसलिए गलत हो गया। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट ग्लूकोजेनेसिस, सही है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है ग्लूकोजेनेसिस को, मतलब ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के ऊपर, मतलब क्या बोल सकते हो कि स्टिमुलेट कराता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन्स स्टोर एंड रिलीज फ्रॉम न्यूरो हाइपोफाइसिस आर। तो कौन सा हार्मोन जो रिलीज होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस से? देखो सबसे पहले समझो, जो न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्स नर्वोसा, जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियल पिट्यूटरी, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोस्टीरियल पिट्यूटरी, ठीक है। वो स्टोर करता है, वो क्या करता है? स्टोर करता है और रिलीज करता है दो हार्मोन, जो स्टोर और रिलीज करता है दो हार्मोन, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेशन, ठीक है। तो हार्मोन रिलीज न्यूरो हाइपोफाइसिस, जिसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, पार्स नर्वोसा बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेशन रिलीज करता है, ठीक है। जो बेसिकली एक्चुअली सिंथेसिस, ये ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेशन, अगर तुमसे पूछेगा कि एक्चुअली सिंथेसिस कहाँ होते हैं, तो तुम बोलना कि हाइपोथैलेमस में होते हैं, हाइपोथैलेमस में होते हैं, पर ट्रांसपोर्ट होते हैं न्यूरो हाइपो, ट्रांसपोर्टेड बाय न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एक तो हमने आपको क्या बोला? एक हमने बोला आपको न्यूरो हाइपोफाइसिस, जिसको पार्स नर्वोसा एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। तो ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेशन सिर्फ ट्रांसपोर्ट होते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस से, मतलब रिलीज होते हैं, पर ये एक्चुअली हाइपोथैलेमस में बनते हैं, हाइपोथैलेमस में बनते हैं। अब अच्छा क्वेश्चन था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखो तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है? पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन ये है। फिर उसके बाद आपका है एफिनेफ्रिन, एंडोर्फिन एंड कॉर्टिसोल। तो आपको पता होना चाहिए कहीं ना कहीं कि अगर हम केमिकल नेचर के ऊपर से बात करते हैं तो बहुत सारे हार्मोन को हम लोग डिवाइड किए हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं पेप्टाइड, ठीक है, जैसे हम पेप्टाइड का बात करते हैं, पॉलीपेप्टाइड का बात करते हैं, जितने भी प्रोटीन हार्मोन है, जैसे कि इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन हो गया, ठीक है, ग्लूकागोन हो गया, पिट्यूटरी के हार्मोन हो गया, पिट्यूटरी के हार्मोन हो गया, या फिर बोल सकते हो कि हाइपोथैलेमस के हार्मोन हो गया, हाइपोथैलेमस के हार्मोन हो गया। सारे क्या होते हैं? पेप्टाइड और प्रोटीन के होते हैं, ठीक है। तो ए का क्या हो गया? 3 हो गया। ए का 3 कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे, ये कटा, ये कटा। अब देखो क्या बोला है। फिर एस्टेरॉइड के बारे में अगर हम बात करते हैं, एस्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है, पेप्टाइड प्रोटीन हो गया। एस्टेरॉइड के बारे में बात करो तो इसमें सारे आते हैं कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रेडल एंड प्रोगेस्टेरोल, ठीक है। तो आपका क्या हो गया? स्टेरॉइड के अंदर क्या आ गया? आपका स्टेरॉइड के अंदर आ गया कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रेडल एंड प्रोगेस्टेरोन। तो आपका ये सही हो गया, ये डी हो गया। अब देखो तो डी का कहाँ पे हमारा 1 है, डी का 1 यहाँ पे, तो ये ऑप्शन सही हो गया। अब देखो अगर हम बात करते हैं आइडोथ्रोनिन, तो आइडोथ्रोनिन के अंदर आते हैं थोरॉइड हार्मोन। क्या आते हैं? आइडोथ्रोनिन के अंदर क्या आते हैं? थोरॉइड हार्मोन, ठीक है। क्या आते हैं? थोरॉइड हार्मोन। ट्राई करना कि चीज़ों को नोट डाउन करते चल जाओ, ठीक है, थोरॉइड हार्मोन। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं एमिनो एसिड डेरिवेटिव के अंदर आते हैं हमारे एफिनेफ्रिन क्या आते हैं? हमारे एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स, बोल सकते हो कि अमाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? सी का क्या हो गया? सी का आपका 2 हो गया, मतलब बोल सकते हो इंडोर्फिन का क्या हो गया? आपका न्यूरोपेप्टाइड हो गया। फिर उसके बाद आपका पेप्टाइड, ये फिर एफिनेफ्रिन का क्या हो गया? बायोजेनिक अमाइंस हो गया। कॉर्टिसोल का आपका क्या हो गया? स्टेरॉइड हो गया, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, पहले वाला से भी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी डिटेल इसमें है, कन्फ्यूजन भी है इसमें, ठीक है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि कॉर्टिसोल हमारा क्या है? स्टेरॉइड है ना। उसके बाद आपका इंडोर्फिन क्या है? आपका न्यूरोपेप्टाइड। अब उसके बाद एफिनेफ्रिन आपका क्या है यहाँ पे? एफिनेफ्रिन का अगर हम बात करते हैं तो आपका बायोजेनिक अमाइंस हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मैच द फॉलोइंग से, काफ़ी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं। तो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन से अगर बात करते हैं ओवेरी, तो काफ़ी इजी हो जाएगा ये। तो ओवेरी के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो हमारा हो जाता है ये एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन, ठीक है। तो पहले इसमें कुछ जानते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, मान लो कि प्लेसेंटा के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो प्लेसेंटा क्या होता है? ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करता है, मतलब SCGH, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करता है। कब? प्रेगनेंसी के वक्त। तो हमारे ये प्लेसेंटा के बारे में बात हो गया, तो ये बी हो गया। अब अगर हम बात करते हैं कॉर्पस लूटियम, ठीक है, कॉर्पस लूटियम के ऊपर, तो कॉर्पस लूटियम लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोगेस्टेरोन रिलीज करता है ताकि मेंटेनेंस कर सके किसका? इंडोमेट्रियम का। तो ये प्रोगेस्टेरोन, ये सी हो गया। अब उसके बाद हमारा क्या है? लेडिक सेल्स यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होता है? ये एंड्रोजन को सिक्रेट करता है, ठीक है। तो ये डी हो गया।
एंड्रोजन रिस्पॉन्सिबल एंड्रोजन को सीक्रेट करता है। ओवेरी के बारे में तो पता है कि ओवेरी हमारा सीक्रेट क्या करता है, ओवेरी सीक्रेट करता है आपका और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, आपका हो गया ये 2 1 यस 3 नंबर। हार्मोन विद रिस्पेक्टिव डिजीज़, तो डिजीज़ के बेसिस पे ये आपका, तो आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इंसुलिन। इंसुलिन के ऊपर अगर हम बात करते हैं कि इंसुलिन का, ठीक है, इंसुलिन का मान लो डिफिशियंसी हो गया, डिफिशियंसी मतलब कमी हो गया, तो इंसुलिन का डिफिशियंसी से होता है डायबिटीज़ मेलिटियस, मतलब मान लो कि बॉडीज़ में इंसुलिन कम हो गया तो डायबिटीज़ मेलिटियस हो जाता है, तो ये ए हो गया। अब देखो दूसरा हाइपर सिक्रेशन, मान लो हाइपर सिक्रेशन या हाइपर सिक्रेशन, ठीक है, हाइपर सिक्रेशन या हाइपो सिक्रेशन हो जाए थोरॉक्सिन का, किसका, थोरॉक्सिन का, तो क्या होता है ये, इसके कारण क्या होता है, इनलार्जमेंट हो जाता है। इनलार्जमेंट किसका हो जाता है, थॉइरॉइड का। इनलार्जमेंट किसका हो जाता है, थॉइरॉइड ग्लैंड का, और जिसके कारण क्या होता है, गोइट्रा होता है। तो आपका या तो हाइपो या हाइपर हो, जिसके कारण इनलार्जमेंट हो जाएगा थॉइरॉइड का, जिसके कारण गोइट्रा हो जाता है, तो ये बी हो गया। अब आता है कॉर्टिकॉइड्स, जो कॉर्टिकॉइड्स होते हैं ना, तो अगर डिफिशियंसी हो जाए कॉर्टिकॉइड्स का, ठीक है, अगर मान लो डिफिशियंसी हो जाए कॉर्टिकॉइड्स का, जैसे कि मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स हो गया, ठीक है, अगर मान लो डिफिशियंसी हो जाए कॉर्टिकॉइड्स का, कॉर्टिकॉइड्स मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स, जिसके कारण होता है एडिशन डिजीज, जिसके कारण क्या होता है, एडिशन डिजीज। अगर हम ग्रोथ हार्मोन का बात करते हैं, ग्रोथ हार्मोन जो सबसे ईजी है, अगर मान लो इसका हाइपर सिक्रेशन हो जाए ना, हाइपर सिक्रेशन मतलब ज़्यादा रिलीज हो जाए, जिसके कारण एडल्ट्स में होते हैं एक्रोमेगेली, एडल्ट्स में क्या होते हैं, एक्रोमेगेली। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, आपका हो गया ए का 5, ए का 5, तो ए का 5 यहाँ पे, तो ये ऑप्शन सही हो गया। और उसके बाद आपका 4, बी का थोरॉक्सिन का 4 गोइटर था, ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक है, इसको मैच कर लेना। जो बात मैंने बोला उसको नोट डाउन करो, एकदम रफ कॉपी में जितना बार लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन यही सबसे बार बार रिपीट होते हैं। अब उसके बाद बोला हाउ डज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज हार्मोन्स इन्फ्लुएंस सेलुलर एक्टिविटीज़, हार्मोन्स कैसे सेलुलर एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। स्टेरॉइड हार्मोन्स, हाउ डज स्टेरॉइड हार्मोन, अब देखो स्टेरॉइड हार्मोन का अगर फिर से बात करते हैं, तो मान लो ये क्या करता है, इंटर करता है सेल में, ठीक है, इंटर इनटू सेल, और ये बाइंड किससे करेगा, ये बाइंड करता है इंटर सेलुलर रिसेप्टर से, इंटर सेलुलर रिसेप्टर से, ठीक है, इंटर सेलुलर रिसेप्टर किसका, न्यूक्लियस का। और उसके बाद क्या करेगा, और यहाँ से ये रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, और ये हार्मोनल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या करेगा, इंटरेक्ट करता है, ये क्या करता है, ये इंटरेक्ट करेगा हार्मोनल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स से, ये क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा और रेगुलेट करेगा जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेट क्या करेगा, जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम्स फंक्शन को रेगुलेट करता है। तो जीन याद रखना कि बाइंडिंग टू द डीएनए एंड फॉर्मिंग ए जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो गया। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला कि स्टेरॉइड हार्मोन क्या करता है, सबसे पहले सेल में इंटर करेगा, उसके बाद क्या करेगा, बाइंड करेगा इंटरसेलुलर रिसेप्टर से, उसके बाद क्या करेगा, बाइंड करेगा इंटरसेलुलर रिसेप्टर से, उसके बाद हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसके बाद ये इंटरेक्ट करेगा जीनोम से मतलब जीन से, और उसके बाद जीन से इंटरेक्ट करने के बाद फॉर्मेशन बाइंडिंग टू डीएनए एंड फॉर्मिंग ए जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमीनो एसिड डेरिवेटिव, इसमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। तो आपको पता होना चाहिए एफिनेफ्रिन क्या होता है, ये दोनों तो गलत हो गया, स्टेरॉइडल हो गया। तो देखो एफिनेफ्रिन क्या होता है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन होता है, ऊपर मैंने बताया था कि एफिनेफ्रिन या फिर बोल सकते हो एड्रेनलिन, क्या बोल सकते हो, एड्रेनलिन, एफिनेफ्रिन को एड्रेनलिन बोलते हैं। ये क्या होता है, ट्रिप्टोफान होता है, मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स में, फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स में, ठीक है। जब मान लो कि अगर टाइगर आपके सामने आ गया तो यही हार्मोन उस वक्त एक्टिवेट होता है ना, एफिनेफ्रिन, फाइट और फ्लाइट हार्मोन में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस। ये क्या होता है, बोल सकते हो वुमेन प्रॉब्लम होता है। इसमें होता क्या है कि बेसिकली एट द एज ऑफ मेनोपॉज के वक्त क्या होता है कि बॉडी में बोल सकते हो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने के कारण यहाँ पे एस्ट्रोजन और पैराथायरॉइड हार्मोन में प्रॉब्लम होने के कारण ये प्रॉब्लम होता है। तो ये आपका होगा एस्ट्रोजन एंड पैराथायरॉइड। हम लोग आज दो चैप्टर को देखें बेसिकली कौन कौन, एक देखे केमिकल, एक देखे न्यूरल। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट सेशन लाएंगे जूलॉजी और बॉटनी दोनों का। तो जब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग